आप सभी के साथ भारत देश की एक बहुत गंभीर समस्या के बारे में बात करना चाहता हूँ, चर्चा करना चाहता हूँ। हमारे भारत देश में जो रईत नागरिक हैं, शेतकरी नागरिक हैं, उनके सामने बहुत गंभीर समस्या है। और समस्या ये है कि प्रतिवर्ष हमारे देश में ಸಾವಿರಾರು रईत नागरिक आत्महत्या होते हैं। लास्ट ईयर 2004 वर्ष में हमारे भारत देश में 56,000 रईत नागरिकों का आत्महत्या हुआ। 2003 वर्ष में 90,000 रईत नागरिकों का आत्महत्या हुआ। 2002 वर्ष में 1 लाख रईत नागरिकों ने आत्महत्या की। प्रतिवर्ष हमारे देश में रईत नागरिक आत्महत्या करते हैं, उसका कारण है। इस विषय पर लास्ट 100 वर्ष से मैं थोड़ा अभ्यास करता हूं, हमारे रईत नागरिकों की जो समस्या है। और जो मैं अभ्यास किया उससे मुझे जो माहिती हुआ वो ये कि हमारे रईत नागरिकों का जो कृषि उत्पादन खर्च है वो जास्ती से जास्ती बढ़ रहा है। लागत खर्च, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, और उनका जो आमदनी है, इनकम है, आय है, वो कम से कम होता चला गया। खर्चा जास्ती है, आमदनी कम है, एक्सपेंडिचर जास्ती है, इनकम बहुत कम। जब भी किसी व्यक्ति का या परिवार का या समूह का खर्चा जास्ती होता है, आमदनी कम होता है, तो उसको आर्थिक समस्या होती है। और वो आर्थिक समस्या जब बहुत भयंकर होती है तो वो व्यक्ति आत्महत्या कर सकता है। हमारा रईत नागरिकों के साथ यही हो रहा है। प्रतिवर्ष उनका उत्पादन खर्च, लागत खर्च जास्ती से जास्ती बढ़ रहा है। उत्पादन खर्च जास्ती होने का कारण क्या है? हमारा जो रईत नागरिक हैं, जो फार्मर्स हैं, वो यूरिया, डीएपी, सुपर फॉस्फेट, रासायनिक गोबर प्रयोग करते हैं। और भारत देश की सरकार प्रतिवर्ष यूरिया, डीएपी, सुपर फॉस्फेट का कीमत बढ़ाती जाती है। उसका कीमत बहुत जास्ती होता है। कारण क्या है? यूरिया, डीएपी, सुपर फॉस्फेट को टैक्स जास्ती होता है और उसको सब्सिडी कम हो जाता है। अभी टैक्स जास्ती होता है तो वस्तु महंगी होती है, सब्सिडी कम होता है तो भी वस्तु महंगी होती है। 1992 वर्ष में भारत देश में 1 पैकेट यूरिया 70 रुपए में मिलता है। 1992 50 किलोग्राम यूरिया 70 रुपए में। अभी 2005 वर्ष में सेम 50 किलोग्राम यूरिया मिनिमम 60 रुपए में है। अर्थात लास्ट 12 वर्ष में या 13 वर्ष में यूरिया का कीमत मिनिमम 300% तो बढ़ गया, 300 से 400%, 300 सैकड़ा टू 400 सैकड़ा। अभी यूरिया का कीमत तो जास्ती हुआ, लेकिन किसानों का जो इनकम है उसका तो कुछ बढ़ोतरी नहीं हुआ। इसी तरह से डीएपी कीमत बहुत जास्ती है, सुपर फॉस्फेट कीमत जास्ती है, रासायनिक कृमिनाशक, कीटनाशक का कीमत बहुत जास्ती है, एंडोसल्फान, मेलाथियान, पैराथियान, बेंजीन हेक्साक्लोराइड। और कृषि का कार्य में जो मदद करने वाला बीज है, सीड्स है, बियारण है, उसका भी कीमत बहुत जास्ती हुआ है। किसानों के काम आने वाला जो इलेक्ट्रिक करंट है वो भी बहुत महंगा हुआ है, डीजल बहुत महंगा हुआ है। 1992 वर्ष में भारत का रईत नागरिक को 7 रुपए लीटर डीजल मिलता,
अभी डीजल 30 रुपए लीटर हो। तो कृषि कार्य में जो भी वस्तु प्रयोग होती है वो सभी महंगी 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 हो रही है, उसका कीमत जास्ती हो रहा है, और किसान का जो इनकम है वो बहुत कम हो रहा है। ये कारण तो हमारे देश के रईत नागरिकों के आत्महत्या करने का है। हमारे जो रईत वर्ग के नागरिक हैं वो क्या करते हैं, जब भी उनका इनकम कम है, खर्चा जास्ती है, वो बैंक से साल लेते, कोऑपरेटिव सोसाइटी से साल लेते, फिर साल का वड्डी पे करते हैं। और कोऑपरेटिव सोसाइटी में जो साल का वड्डी होता है वो कंपाउंड इंटरेस्ट वाला होता है, सिंपल इंटरेस्ट नहीं। तो जो मूलधन होता है, जो प्रिंसिपल अमाउंट है, उससे जास्ती वड्डी होता है। तो फिर कृषि कार्य में इनकम तो कम है, साल तो ले लिया, वड्डी तो पे करना है, फिर कभी कभी तो वड्डी पे करने के लिए भी पैसा नहीं है, तो फिर बैंक वाले रिकवरी करते हैं, और रिकवरी में जो बदनामी होता है, बेइज्जती होता है, उससे बचने के लिए रईत नागरिक आत्महत्या करते, सुसाइड करते। ये तो है हमारे देश का दुश्चक्र। अभी मैं इसका बहुत दिन से सोचता हूं, चिंतन करता हूं कि इसका परिहार क्या, रईत नागरिक को सुसाइड ना करना पड़े, उसका परिहार क्या। तो भारत सरकार का तो बहुत सारा मंत्रियों को मैं ये प्रश्न किया कि हमारा देश का रईत नागरिकों को सुसाइड करना पड़ता है, इसका परिहार क्या। वो कहते हैं हम जास्ती लोन देंगे, लेकिन जास्ती लोन देने से तो समस्या का परिहार नहीं, समस्या और जास्ती होगी। दूसरा तो कुछ परिहार हो सकता है, वो ये कि कृषि का जो लागत खर्च है, उत्पादन खर्च है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है, ये तो कम हो जाएगा, तो इसका कुछ परिहार हो सकता है। अर्थात यूरिया, डीएपी, सुपर फॉस्फेट का जो कीमत है, मार्केट प्राइस है, वो थोड़ा कम हो जाएगा। इसी तरह डीजल का कीमत कम हो जाएगा। इसी तरह हमारे कृषि कार्य में काम आने वाला जो सीड्स है, बियारण है, उसका कीमत कम हो जाएगा, तो कुछ परिहार हो सकता है। लेकिन हमारा देश में अभी कोई कीमत कम होने का चांस नहीं, क्योंकि भारत सरकार इतना जास्ती टैक्स लगाया है कि कोई भी वस्तु का कीमत कम होने का चांस नहीं। अभी तो प्रतिवर्ष नया नया टैक्स आता है इस देश में। अधिनाल्क टैक्स तो पहले से है, और अभी एक नया टैक्स, वैल्यू एडेड टैक्स और आ गया है। अभी हदनईद टैक्स हो गया इस देश में, तो कीमत कम होने का चांस नहीं है, क्योंकि टैक्स बहुत जास्ती है। तभी तो फिर दूसरा उपाय क्या है, परिहार क्या है। अभी दूसरा एक परिहार है कि हमारा जो रईत नागरिक हैं वो कृषि कार्य करने का जो पद्धति है, जो टेक्निक है, उसको बदल करें, उसको चेंज करें, और ऐसे पद्धति से कृषि कार्य करें जो पद्धति में यूरिया, डीएपी का प्रयोग करने का आवश्यकता नहीं। तो एक ही ऑप्शन है, एक ही परिहार है, वो ये कि हमारे भारत के सभी कृषि कार्य करने वाले रईत नागरिक सावयव कृषि करें, ऑर्गेनिक फार्मिंग करें। सावयव कृषि में यूरिया, डीएपी, सुपर फॉस्फेट का आवश्यकता नहीं। सावयव कृषि में एंडोसल्फान, मेलाथियान, पैराथियान का आवश्यकता नहीं। सावयव कृषि में जास्ती कोई भी वस्तु का आवश्यकता नहीं। हमारा गांव में, हमारा नगर में जो भी कुछ उपलब्ध है, उसी का मदद से सावयव कृषि होता है। ये बात जब भी हमको समझ में आ गए, तब हम लोगों ने इसमें एक्सपेरिमेंट किया, और भारत देश में सावयव पद्धति से कृषि कार्य करके हम इनकम कर सकते हैं, जास्ती इनकम कर सकते हैं, ऐसा एक्सपेरिमेंट मैं किया। सबसे पहला एक्सपेरिमेंट मेरा हल्ली में किया, मेरा गांव में किया, मेरा कृषि भूमि में किया। मेरा जिला उत्तर प्रदेश में अलीगढ़,
वहां पर हम लोगों का जो पारिवारिक कार्य है वो कृषि कार्य है। मेरा ताई मेरा तंदे दोनों कृषि, दोनों रहित नागरिक हैं। मेरा अज्जी अज्जोबा सभी रहित नागरिक हैं। हमारा फैमिली में 100 एकड़ भूमि है। हमारा फैमिली संयुक्त परिवार, जॉइंट फैमिली। मेरा जो तंदे है उसका 4 ब्रदर्स हैं, सभी जॉइंट फैमिली। तो सभी मुझे जब ये समझ में आया कि सावयव कृषि करने से रहित वर्ग की समस्या का परिहार हो सकता है, तो मैं स्वयं मेरा कृषि भूमि में सावयव कृषि प्रारंभ किया। जब भी मैं सावयव कृषि प्रारंभ किया तो बहुत सारा भारत देश का नागरिक बंधुओं ने मुझे बोला कि आपको तो लॉस हो जाएगा, हानि हो जाएगा, उत्पन्न नहीं आएगा, जास्ती उत्पन्न नहीं आएगा, आपका तो पूरा पैसा इसमें डूब जाएगा, कुछ इसमें रिटर्न नहीं आएगा। ऐसा ऐसा बहुत लोग मुझे बोला। मैं उसको बोला ठीक है, डूबने का डूबने दो। अभी तो ऐसे ही डूबता है, यूरिया डीएपी में डूबता है, एंडोसल्फान मेलाथियान में डूबता है। क्योंकि जब भी मैं यूरिया डीएपी जास्ती प्रयोग करता था तो सारा पैसा तो यूरिया डीलर के घर में जाता है। और यूरिया डीएपी जास्ती प्रयोग करने से जंतु जास्ती आता है, कृमि जास्ती आता है, तो कृमि को नाश करने के लिए कृमिनाशक डालते हैं, उसमें पैसा जाता है। मैं सोचा डूबेगा तो डूबने दो, सावयव कृषि करना। तो सावयव कृषि जब भी मैं फर्स्ट टाइम किया 1992-93 में, तभी मैं पहले वर्ष में तो मुझे थोड़ा भी लॉस नहीं हुआ। 1 ग्राम प्रोडक्शन भी कम नहीं हुआ, उत्पादन कम नहीं हुआ। फर्स्ट ईयर में, पहले वर्ष में उतना ही उत्पादन हुआ जितना यूरिया डीएपी का रासायनिक कृषि का प्रयोग करने से होता था। रासायनिक गोबर प्रयोग करने से जो प्रोडक्शन होता था, सेम प्रोडक्शन फर्स्ट ईयर में सावयव कृषि से हुआ, अर्थात मुझे लॉस नहीं हुआ, हानि नहीं हुआ। सेकंड ईयर, ಎರಡನೇ वर्ष में जब भी मैं किया तो थोड़ा स्वल्प जास्ती उत्पन्न हुआ। ಮೂರನೇ वर्ष में और जास्ती उत्पन्न हुआ। 4ನೇ वर्ष में उत्पन्न 25% जास्ती हुआ, 25%। 5ನೇ वर्ष में 50% उत्पन्न जास्ती हुआ, 50%। 4ನೇ वर्ष में और जास्ती हुआ और 10 वर्ष में मेरा उत्पन्न 150% जास्ती हो गया, 150%। और अभी उत्पन्न कितना हुआ? 1992 वर्ष में मैं 1 एकड़ कृषि भूमि में 20 क्विंटल अक्की उत्पन्न करता था। हमारा भूमि में 1 एकड़ कृषि भूमि में 20 क्विंटल अन्न उत्पन्न होता था, अक्की उत्पन्न होता था। अभी सावयव कृषि करने से सेम 1 एकड़ भूमि में 33 क्विंटल अक्की उत्पन्न होता है। तो उत्पादन जास्ती होता है, कम नहीं होता। ಇದೇ ರೀತಿ 12 वर्ष ಮುಂಚೆ मेरा 1 एकड़ भूमि में 4 क्विंटल कॉटन होता था। अभी सेम 1 एकड़ भूमि में सावयव कृषि से 7 क्विंटल कॉटन होता है। कॉटन का उत्पन्न जास्ती है। हम लोगों ने सावयव कृषि का प्रयोग सभी क्रॉप में किया। तुअर दाल में किया, उड़द दाल में किया, तिलहन में किया, दलहन में किया, वेजिटेबल्स में, सोप्पू में, सभी में किया। सभी में उत्पन्न जास्ती हुआ, उत्पन्न कम नहीं होता। तो मुझे माहिती हुआ सावयव कृषि करने से उत्पन्न कम नहीं होता। बहुत बड़ा भारत देश में ये कंफ्यूजन है, बहुत जास्ती लोगों को भ्रम है कि उत्पन्न कम ही होता है। ऐसा कुछ नहीं होता। सावयव कृषि करने से उत्पन्न जास्ती होता है, खर्चा कम ही होता है। उत्पन्न कम ही नहीं होता, खर्चा कम ही होता है।
और कितना खर्चा कम नहीं होता है? यूरिया, डीएपी, सुपर फॉस्फेट का जो खर्चा हम करते थे वो अभी हमारा 90% कम हो गया। तुम वक्त सकना। और यूरिया, डीएपी खर्चा कम होने से एंडोसल्फान, मेलाथियान जो कृमिनाशक है, कीटनाशक है, जंतुनाशक है, उसका खर्चा कमी हो गया। तो सावयव कृषि में खर्चा कमी होता है, उत्पन्न जास्ती होता है। और सावयव कृषि में दूसरा सबसे बड़ा लाभ क्या होता है? नीर का आवश्यकता बहुत कम होता है, जास्ती नीर आवश्यकता नहीं होता। रासायनिक गोबर जब भी प्रयोग करते हैं तो नीर का आवश्यकता जास्ती होता है। सावयव कृषि में नीर का आवश्यकता जास्ती नहीं होता। बहुत कम नीर में बहुत अच्छा क्रॉप होता है। और तीसरा, सावयव कृषि करने से जो भूमि है उसका सुपीकता बहुत अच्छा होता है, फर्टिलिटी बहुत अच्छा होता है। प्रतिवर्ष उसका सुपीकता जास्ती होता है, बढ़ता है। तो ऐसा तो सबसे जास्ती लाभ तो मैं लेके देखा। और अभी एक्सपेरिमेंट करते 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 तो मैं यहां तक पहुंच गया कि हमारे पास 1-2 एकड़ भूमि है। सावयव पद्धति से हम कृषि करें तो 1 वर्ष में 1.5 लाख रुपए नेट इनकम उससे हो सकता है। 1 एकड़ कृषि भूमि में 1.5 लाख रुपए नेट इनकम हो सकता है। इतना तो ताकत है सावयव कृषि। अभी इसमें करना क्या है? सावयव कृषि में, सावयव कृषि का सबसे पहला जो पार्ट है वो तो भूमि को सुपीक बनाना, जास्ती से जास्ती भूमि को सुपीक बनाना, फर्टिलिटी उसमें जास्ती लाना। भूमि को सुपीक बनाने के लिए क्या वस्तु का आवश्यकता होता है? भूमि को सुपीक बनाने के लिए 2 वस्तु आवश्यक है। 1 हसु मूत्र, हसु संगणी। 2 वस्तु येले। जो भी वृक्ष होते हैं उसका जो पत्ता टूट के गिरता है, जो लीव्स हैं, जो येले, वो तो बहुत आवश्यक है। बस 2 वस्तुओं का आवश्यकता होता है। 1 हसु संगणी, हसु मूत्र। 2 बेविन येले, एक्की येले, कोई भी वृक्ष का येले। अभी इसमें करना क्या होता है? हमारा भूमि को कुछ भी हम जब उत्पन्न करते हैं तो भूमि में माइक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं, सूक्ष्म पोषक तत्व होते हैं। कैल्शियम, मैग्नीशियम, आयरन, सिलिकॉन, कोबाल्ट, मैग्नीज, मैग्नीशियम आदि आदि 16 सूक्ष्म पोषक तत्व भूमि में होते हैं। जब भी कोई क्रॉप भूमि में उत्पन्न होता है, कोई भी बीज, कोई भी सीड्स को जब हम जर्मिनेट करते हैं, उत्पन्न होता है, तो भूमि से पोषक तत्व ग्रहण करता है। और कोई भी जो प्लांट होता है, पौधा होता है, वो भूमि से मैक्सिमम 21 दिवस सूक्ष्म पोषक तत्व ग्रहण करता है। 21 डेज सिर्फ। नंतर उसका लीव्स बन जाता है, येले डेवलप हो जाता है। और जब भी किसी प्लांट का लीफ डेवलप हो जाता है तो वही प्लांट सूर्य प्रकाश से पोषक तत्व ग्रहण करता है। 21 डेज तक, 21 दिवस तक तो वो भूमि से पोषक तत्व लेता है, नंतर सूर्य प्रकाश से लेता है। तो भूमि में पोषक तत्व का अगर मात्रा संतुलित है तो वो अच्छा भोजन उसको मिलेगा, तो प्लांट का ग्रोथ अच्छा होगा। प्लांट का ग्रोथ अच्छा होगा तो प्रोडक्शन जास्ती होगा। तो हमको ये ध्यान रखना कि भूमि में पोषक तत्व का संतुलन रहना आवश्यक है। अभी पोषक तत्व को संतुलित रहने के लिए कैल्शियम, मैग्नीशियम, आयरन सभी वस्तु आवश्यक है। और ये वस्तु को भूमि को देने का ताकत सबसे जास्ती हसु संगणी, हसु मूत्र में है।
क्योंकि हसू संगणी हसू मूत्र में कैल्शियम, मैग्नीशियम, आयरन, सिलिकॉन, कोबाल्ट, नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटाश आदि सभी माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं। तो सावयव कृषि का सबसे पहला प्रिंसिपल भूमि को हसू संगणी हसू मूत्र जास्ती से जास्ती देना, स्प्रे करना। एंड सेकेंड प्रिंसिपल, जो भी वृक्ष के येले टूट के गिरते हैं, लीव्स टूट के गिरते हैं, पत्ते टूट के गिरते हैं, उसको भूमि में डालना, क्योंकि वो सभी में फॉस्फेट होता है, फास्फोरस होता है, नाइट्रोजन होता है। सभी जो वृक्ष के लीव्स हैं ये सभी माइक्रो न्यूट्रिएंट्स रखते हैं। और ये जो वृक्ष में से निकला हुआ वही तो हसू खाता है, वही तो एम्मे खाता है, वही तो जानवर खाता है, और उसका जो संगणी है इसलिए उसमें माइक्रो न्यूट्रिएंट्स रहता है। तो अगर हम हमारा सावयव कृषि में ऐसा दो कार्य करें, हसू संगणी हसू मूत्र मैक्सिमम भूमि में स्प्रे करना और जितना भी येले है वो सभी भूमि में डालना, तो हम बहुत अच्छा कृषि कर सकते हैं। इतना ही करने का आवश्यकता है और जास्ती कुछ करने का जरूरत नहीं। मैं सिर्फ इतना ही करता हूं। मेरा कृषि भूमि हसू संगणी हसू मूत्र स्प्रे करना और मेरा कृषि भूमि को जितना भी वृक्ष है उसके जितने भी पत्ते टूट के गिरते हैं उसको भूमि में डालना। जास्ती रहित नागरिक क्या करते हैं कि ये जो वृक्ष के पत्ते टूट के गिरते हैं उसको जलाते। वो जलाना नहीं, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत कीमती है, बहुत आवश्यक है। और दूसरा रहित नागरिक क्या करते हैं, कृषि भूमि से जो निकलता है उसको भी जलाते हैं। उदाहरण के लिए एक ही क्रॉप लिया, नीचे का जो रूट है, जड़ पदार्थ है, उसको तो जला दिया। वो तो बहुत आवश्यक है जिसको जलाते हैं, क्योंकि जो रूट्स होते हैं, जो जड़ होते हैं, उसमें नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटाश सभी तो फिक्स होता है, क्योंकि भूमि से वो लेता है, उसमें फिक्स होता है। हम जब उसको जलाते हैं तो हमारा लॉस होता है उसमें। तो आप कभी भी कृषि भूमि से जो भी बचा हुआ रूट पार्ट है उसको जलाना नहीं, उसको वापस भूमि में डालना। और हसू संगणी हसू मूत्र डालना। अभी हसू संगणी हसू मूत्र डालने का प्रपोर्शन क्या, मात्रा, यष्टु हसू संगणी यष्टु हसू मूत्र, उसका तो प्रपोर्शन बहुत सिंपल है, सरल है। 1 एकड़ भूमि को 30 किलो हसू संगणी, 30 लीटर हसू मूत्र, 30 किलो हसू संगणी, 30 लीटर हसू मूत्र, दोनों को मिक्स करना वो प्लास्टिक ड्रम में। नंतर उसमें 1 किलो बल्ला मिक्स करना, बल्ला या कब्बिन हाल, जो भी आपके पास उपलब्ध है। कब्बिन हाल है तो कब्बिन हाल, नहीं तो बल्ला, 1 किलो। नंतर 1.5 किलो उड़द की दाल का पाउडर, इसको कन्नड़ में क्या कहें, उड़द की दाल, उद्दिन बेड़, उद्दिन बेड़ 1.5 किलो, हाँ पाउडर बना, 1.5 किलो उद्दिन बेड़ पाउडर, 1 किलो बल्ला, 30 किलो हसू संगणी, 30 लीटर हसू मूत्र। ये नाल्क जो वस्तु है इसको मिलाना और ड्रम में रखना, 7 दिवस तक उसको रखना। नंतर 300 लीटर नीर मिक्स करना, 300 लीटर, और नीर मिक्स करके जो सॉल्यूशन तैयार हुआ इसको भूमि में स्प्रे करना। स्प्रे करने का तरीका क्या है, आपका पास जो स्प्रे मशीन है उस स्प्रे मशीन का वो जो नोजल है वो निकाल देना, तो नोजल निकालने से वो इजीली स्प्रे हो जाएगा। दूसरा तरीका है स्प्रे करने का, आप कृषि भूमि से सॉइल लेना, मिट्टी, उस मिट्टी में ये सॉल्यूशन मिक्स करना और उस मिट्टी को भूमि में स्प्रे करना। और तीसरा तरीका बहुत सरल है, जब भी
आप किसी भी फसल को, पीक को, क्रॉप को नीर देंगे, नीर सप्लाई करेंगे, वो टाइम नीर में मिक्स कर तो भूमि में चला जाएगा। तो पद्धति तो ये है, 30 किलो संगणी, 30 लीटर हसुमूत्र, 1 किलो बल्ला, 2 किलो उद्दिन बेड़ पाउडर, ये 4 प्रोडक्ट को मिक्स करके भूमि में डालना। और ये एवरी 15th डे, 15 दिवस में 1 टाइम तो ये करना है, एवरी 15th डे। अभी सपोज करो आज 13th में है, तो नेक्स्ट 15th डे में फिर करना, फिर 15th डे, फिर 15th। तो 1 वर्ष में 24 पट तो ये हो जाएगा। और नेक्स्ट ईयर 1 वर्ष नंतर आपका उत्पन्न बहुत जास्ती हो जाएगा। खर्चा इसमें कुछ भी नहीं है। हसु संगणी फोकट का, हसु संगणी के साथ हसु मूत्र फोकट का, बल्ला का बहुत चीप है, जास्ती महंगा नहीं। उद्दिन बेड़ पाउडर जास्ती महंगा नहीं, यूरिया से तो बहुत सस्ता है, यूरिया डीएपी सुपर फॉस्फेट से बहुत सस्ता है। अभी इसमें एक और छोटा सा कार्य मैं आपको बोला कि जब भी आप हसु संगणी, हसु मूत्र, बल्ला और उद्दिन बेड़ पाउडर को मिक्स करके स्प्रे करेंगे, तभी आप जो बेविन यले, एक्की यले, जो भी कुछ आपका भूमि में है, वो सभी यले को तोड़कर भूमि में डालना, उसको छोटा छोटा पीस करके डालना। तो ये हसु संगणी, हसु मूत्र उसको मेल्चिंग में डाल देता है, उसको डिकम्पोज कर देता है। और ये जो यले डिकम्पोज होता है तो सबसे जास्ती अच्छा सुपीक मिट्टी को बना देता है। इतना सरल है सावयव कृषि, इसमें और कुछ करने का आवश्यकता नहीं है। हाँ, अभी आपका तो प्रश्न है, सपोज आपका पास हसु नहीं है तो एमए संगणी यूज कर सकते हैं, एमए संगणी यूज कर सकते हैं, और एमए संगणी के साथ एमए मूत्र भी यूज कर सकते हैं। और आपका फैमिली में जो भी पशु है, सपोज आपका एमए है, हसु है, शीप्स है, गोट्स है, कोई भी है, जो भी पशु है उसका संगणी यूज कर सकते हैं। यदि आप मुर्गी पालन करते हैं आपके पास, तो मुर्गी का जो संगणी है वो तो सुपर बेस्ट क्वालिटी, सुपर बेस्ट सावयव कृषि के लिए। हाँ, अभी इसमें एक ही चीज थोड़ा सा ध्यान रखना है कि हसु संगणी जब भी आप यूज करेंगे तो नाड़ हसु, स्वदेशी हसु संगणी अच्छा है, जर्सी हसु का संगणी अच्छा नहीं। जर्सी हसु संगणी यूज करने से अच्छा है एमए संगणी यूज करना। क्वालिटी में एमए संगणी जर्सी संगणी से अच्छा है, क्योंकि जर्सी का जो संगणी है उसमें नाइट्रोजन नहीं है, फास्फोरस भी नहीं है, उसमें कैल्शियम मैग्नीशियम नहीं है। एमए संगणी में है, तो एमए संगणी आप यूज कर सकते हैं। और आपका घर में यदि बैल को कन्नड़ में क्या कहते हैं, यत्त, तो यत्त संगणी भी यूज कर सकते हैं। हसु फैमिली का कोई भी मेंबर, एमए फैमिली का कोई भी मेंबर, उसका संगणी, उसका मूत्र यूज कर सकते हैं। यदि आपका घर में एमए हसु दोनों हैं तो दोनों मिक्स करके यूज करेंगे तो रिजल्ट और अच्छा आता है। 50% एमए संगणी, 50% हसु संगणी, 50% एमए मूत्र, 50% हसु मूत्र, दोनों मिक्स करके यूज करेंगे तो रिजल्ट और अच्छा आता है। और सभी गांव में सामान्यतः एमए हसु तो है, सभी जगह है। इसमें जर्सी हसु संगणी, जर्सी हसु मूत्र प्रयोग नहीं करना, क्योंकि उसका रिजल्ट अच्छा नहीं आता, उससे प्रोडक्शन जास्ती नहीं आता, प्रोडक्शन उससे थोड़ा कम आता है, जास्ती नहीं आता, क्योंकि उसका क्वालिटी अच्छा नहीं है। आप तो देख सकते हैं जर्सी हसु का जो संगणी होता है वो बहुत ज्यादा बिखर जाता है, कलेक्ट करना भी मुश्किल होता है उसको, क्योंकि उसमें वाटर कंटेंट बहुत जास्ती है, जरूरत से ज्यादा है।
स्वदेशी हसू संगणी में ऐसा नहीं होता। तो जास्त